नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत जब अपने प्राचीन युग से बाहर निकलकर 7वीं-8वीं शताब्दी में मध्यकालीन युग में प्रवेश कर रहा था, तो उस समय कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किए। इनमें अरब और तुर्किश रीजन से आने वाले इस्लामिक आक्रमणकारी भी शामिल थे। स्पेशली अगर बात करें अरब आक्रमणकारियों की, तो इन्होंने 7वीं-8वीं शताब्दी में भारत के ऊपर कई आक्रमण किए। हालांकि इनको ज़्यादा सफलता हासिल हुई नहीं, लेकिन 8वीं शताब्दी के अर्ली पीरियड में 712 एडी में इनको सफलता हासिल होती है और एक फेमस आक्रमण किया जाता है। और इस आक्रमण को लीड किया जाता है उमायद कैलिफेट के एक 17 साल के सिपह सिलार, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत के सिंध प्रांत पे, जो आज के समय पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके ऊपर पहली बार इस्लामिक रूल का इस्टेब्लिशमेंट किया था। इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम का फाउंडर कहा जाता है। तो कौन था ये व्यक्ति, किस लिए इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपके लिए ये वीडियो यूपीएससी पर्पज से और बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, और आप जर्नल अवेयरनेस के लिए देखना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत अपने मध्यकालीन युग में प्रवेश कर रहा था, तो ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। भारतीय इतिहास की टाइमलाइन में भी मैंने आपको बताया है कि एक संदर्भ ये माना जाता है कि भारत के एक मशहूर राजा, जो एंशियंट पीरियड के आखिरी हिंदू सम्राट माने जाते हैं उत्तर भारत में, राजा हर्षवर्धन, इन्होंने 7वीं शताब्दी में रूल किया था। 647 एडी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनको माना जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद ही भारत में मध्यकालीन युग शुरू हो गया था। स्पेशली उत्तर भारत में इनका एक बड़ा साम्राज्य था। उत्तर भारत में नर्मदा नदी के उत्तर में इनका पूरा डोमिनेंस था। हालांकि ये चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से हारने के बाद नर्मदा नदी के उत्तर में ही सीमित थे। इसके बावजूद इनको भारत का एक महान सम्राट माना जाता है। तो इनकी मृत्यु के बाद भारत में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी, और जो इनके बाद के जो राजा हुए हैं वो इतने ताकतवर नहीं थे जो अपनी सीमाओं को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो इसके समय कई सारे बड़े इवेंट हुए, कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, और उसी समय अरब कंट्रीज़ में इस्लाम का राइज भी हो गया था। 6ठी शताब्दी में 6ठी शताब्दी में जब इस्लाम का राइज हो जाता है, उसके बाद इस्लाम में के जो बाद के जो कैलिफेट हुए हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद के जो कैलिफेट हुए हैं, राशिदुन कैलिफेट, उमायद कैलिफेट, अब्बासी कैलिफेट, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो इन्होंने शुरुआती समय में ही सीरिया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट और पर्शिया वाले रीजन पे कंट्रोल जमा लिया था। उसके बाद ये आने वाले समय में अलग अलग हिस्सों पे अटैक कर रहे थे, जैसे कि अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और बाकी जो हिस्से हैं इसके ऊपर अटैक किया। पूर्वी रोमन साम्राज्य के ऊपर इन्होंने आक्रमण किए। तो कई क्षेत्रों के ऊपर इन्होंने आक्रमण किए, और उसी दौरान इन्होंने भारत के ऊपर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। लेकिन भारत के ऊपर इन्होंने जो पहला सक्सेसफुल आक्रमण किया वो हुआ था 712 एडी में, और मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में ये आक्रमण किया गया था। और इस समय इन्होंने सिंध प्रांत को जीत लिया था। इसकी जियोग्राफी को हम देखते हैं, कहाँ पे इन्होंने किस तरह से आक्रमण किया था। ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है, और हर्षवर्धन के साम्राज्य में सिंध प्रांत नहीं आता था हालांकि, लेकिन सिंध प्रांत पे उसके बाद इन्होंने आक्रमण करने शुरू किए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इस्लाम का राइज हुआ था इस क्षेत्र में। मक्का मदीना इनके लिए सबसे होली साइट है, यहाँ पे हुआ। उसके बाद इस्लाम का राइज होने के बाद इस्लाम का प्रचार प्रसार इस डायरेक्शन में भी हुआ और इस डायरेक्शन में भी हुआ। यहाँ पे पूर्वी रोमन साम्राज्य हुआ करता था, जिसको बैजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है। इसको भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला दिया था आने वाले समय में। तो उसके बाद इन्होंने भारत की तरफ आक्रमण किए। तो सिंध प्रांत के ऊपर इन्होंने सबसे पहले आक्रमण करने शुरू किए। सिंध का राजा उस समय था दाहिर, और ये था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे उमायद कैलिफेट का रूल उस समय चल रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया। कैसे आक्रमण किया, इसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अरब आक्रमणकारियों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किस तरह से टारगेट किया और कौन कौन से आक्रमण यहाँ पे किए गए। तो इनका जो पहला सफल आक्रमण था वो तो सिंध प्रांत के ऊपर हुआ 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में। लेकिन 712 से पहले अरब आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर कई और अभियान किए हैं जिनमें इनको सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि इनका जो पहला मिलिट्री एक्सपीडिशन था वो 637 एडी में किया गया, ताहन क्षेत्र के ऊपर। ताहन आज के समय बॉम्बे के पास पड़ता है। उसके बाद आने वाले समय में इन्होंने और भी कैंपेन किए, जैसे बहरूच में गुजरात में इन्होंने कैंपेन किया, देबाल में कराची के पास इन्होंने कैंपेन किया, लेकिन इनको सफलता हासिल नहीं हुई। कई इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि उस समय जो अरब आक्रमणकारी भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, उनका मोटिव साम्राज्य विस्तार ना होकर अपनी डोमिनेंस को दिखाना था। ये दिखाना था कि वो कितने ताकतवर हैं, इस्लाम की प्रेजेंस को दिखाना था, और वो अपने धर्म का प्रचार यहाँ पे करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद
अरब आक्रमणकारियों ने एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई। अलग अलग साम्राज्यों को अलग अलग तरीके से उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। काबुल, जाबुल और सिंध को इन्होंने आगे चल के एक रोड मैप बनाया कि इसको किस तरह से जीतना है। काबुल और जाबुल ने तो मिलके एक अपने आप को यूनाइट कर लिया और इस अग्रेशन के खिलाफ एक प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन सिंध यहाँ पे अकेला पड़ गया। उसके बाद सिंध के इतिहास को हम देखते हैं तो 7वीं शताब्दी से हमें छाछनामा नामक जो एक किताब है, एक पर्सियन ट्रांसलेशन है अरबियन हिस्ट्री का, इसमें हमें पता चलता है कि अरब आक्रमणकारियों ने कई बार मल्टीपल कैंपेन यहाँ पे करे हैं। जैसे 643 के आसपास इन्होंने देबाल क्षेत्र के ऊपर एक बार और आक्रमण किया, लेकिन इनको सफलता हासिल नहीं हुई। बालाचुरी नाम के एक हिस्टोरियन है 9वीं सेंचुरी के, इन्होंने मिडल ईस्ट की हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इन्होंने बताया कि इस युद्ध में 647 का जो कैंपेन हुआ इसमें मुस्लिम लोगों की विक्ट्री हुई। हालांकि छाछनामा जो बुक है इसमें ये बताया गया है कि मुस्लिम रूलर जो है वो यहाँ पे हार गई थी। तो बेसिकली जो 712 का जो अटैक है उसी को पहला सफल आक्रमण माना जाता है। अब बात करते हैं कि अर्ली इन्वेजन जो हुए सिंध के ऊपर, कौन कौन से अटैक हुए हैं और किसके ज़माने में हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम जो है वो 6ठी शताब्दी में अरब रीजन में राइज हुआ था। जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं इनके समय पे राइज हुआ। मक्का मदीना के क्षेत्र में इसका राइज होना शुरू हुआ था। उसके बाद जो खलीफा आए आने वाले समय में, जो 4 प्रमुख खलीफा माने जाते हैं इस्लाम धर्म के, जिसमें पहले खलीफा थे अबू बकर, फिर उसके बाद उमर, फिर उस्मान और फिर अली। ये जो 4 खलीफा आए इनके समय पे साम्राज्य विस्तार होना शुरू हो गया था। राशिदुन कैलिफोर्ट, फिर उमायद कैलिफोर्ट, फिर अब्बासी कैलिफेट, इसके ज़माने में खूब साम्राज्य विस्तार हुआ है। तो इसी समय इन्होंने भी अपने कैंपेन करने शुरू हुए थे। तीसरे जो खलीफा हुए हैं उस्मान, उन्होंने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया था, भारत की तरफ आक्रमण करने शुरू करवा दिए थे, लेकिन इनको ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई और इनको एक बड़ा सेटबैक मिला। उसके बाद अगले खलीफा जो आए वो आए अली, और अली के समय पे अरब में एक सिविल वॉर छिड़ गया था, एक शिया और सुन्नी के बीच का विवाद चल गया था। इसीलिए जो अली हैं उनकी जो लीडरशिप चली थी उस समय साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, और इस समय इन्होंने एक वेल इक्विप्ड आर्मी को भारत की तरफ लैंड रूट से भेजा और आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी इनको सफलता हासिल नहीं हुई और इनको पीछे धकेल दिया गया। इस तरह से कई सीरीज ऑफ एक्सपीडिशंस हुए हैं लेकिन इनको सफलता हासिल हुई नहीं। लेकिन उसके बाद 705 एडी में एक बड़ा इवेंट होता है। ये इवेंट क्या होता है, इस समय वाजिद वन जो है वो खलीफा बनता है। अल वाजिद उस समय खलीफा होता है उमायद खलीफेट का। और इस समय क्या होता है, एक जहाजी बेड़ा होता है अरबों का, वो श्रीलंका से उमायद खलीफेट की तरफ जा रहा होता है अरेबियन सी के रास्ते होते हुए। तो उस समय कुछ जहाजी लुटेरे जो होते हैं वो कराची के पास जो देवाल रीजन है उस जगह इस जहाजी बेड़े को लूट लेते हैं और कई लोगों को वो बंदी बना लेते हैं। इससे नाराज होके अल हजाज, जो कि उस समय अरब गवर्नर हुआ करता था इस क्षेत्र का, उमर के समय से ही वो गवर्नर था, उसने दाहिर जो राजा था हमारा भारत का सिंध क्षेत्र का, इसको लेटर लिखे और कहा कि हमें कंपनसेशन दो, जो भी हमारा जहाज लूटा गया है उन जहाजी लुटेरों को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाए और हमारे लोगों को हमारे पास पहुँचाया जाए। ये सारी चीज़ें इनको कही गई। दाहिर ने इस बात को एक समय के लिए इग्नोर कर दिया और ये जो डैमेज हैं, जो भी इनके लूटपाट हुई है उसका डैमेज देने से मना कर दिया। इसकी वजह से अरब लोग जो हैं वो नाराज़ हो गए। स्पेशली अल हजाज जो है इसने एक प्रॉपर तरीके से पॉलिसी बनाई और एक प्लान तैयार किया कि वो आने वाले समय में सिंध को डिफीट करेगा। इसके लिए उसने क्या किया कि अपने भतीजे और मोहम्मद बिन कासिम जो उनका सन इन लॉ भी था उसको एक कैंपेन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि सिंध प्रांत के साथ ये जो जहाज़ लूटा गया इसी के लिए अरब लोग जो है वो भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे। आक्रमण करने के कई सारे कारण थे। कारण क्या थे? एक तो कारण ये था कि भारत की संपदा, आप सभी जानते हैं कि इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर जो भी आक्रमण किए हैं उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो है भारत की वेल्दीनेस। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसके लिए भारत पे कई आक्रमण किए गए हैं। जैसे 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। उस व्यक्ति का भी यही मोटिव था कि वो भारत की वेल्थ को लूटना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना उसका इतना बड़ा मोटिव नहीं था। उसी तरीके से अरब आक्रमणकारियों का तो साम्राज्य विस्तार का भी एक पॉलिसी थी कि ये अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे और उमायद खलीफेट उस समय ताकतवर थी तो उनको लगता था कि हम भारत की तरफ हमें अपना एक्सपांशन करना चाहिए। और तीसरा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है वो है स्प्रेड ऑफ इस्लाम। ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम को पहुंचाना चाहते थे। तो ये बड़े कारण थे। उसके अलावा जो इंस्टेंट कारण था वो भी मैंने आपको बता ही दिया कि जहाज़ लूट लिया गया था, जिसकी वजह से दाहिर के साथ इनके संबंध जो हैं ख़राब हो गए थे और कॉन्फ्लिक्ट हो गया था।
इसीलिए इन्होंने फिर से सिंध को जीतने की एक कोशिश करी और एक पॉलिसी बनाई। उसके अलावा एक कारण ये भी माना जाता है कि दाहिर से पहले इस सिंध रीजन के ऊपर बुद्धिस्ट लोगों का कंट्रोल हुआ करता था, बुद्धिस्ट रूलर यहाँ पे रूल किया करते थे। लेकिन जब दाहिर यहाँ पे राजा बन गया तो बुद्धिस्ट लोग उसके साम्राज्य से ज़्यादा खुश नहीं थे, उसके रूल से ज़्यादा खुश नहीं थे। इसीलिए जो बुद्धिस्ट मेट्स जो थे, जो इन लोगों ने उमायद कैलिफेट को और इसके आसपास के जो अरब रूलर थे उनको लेटर लिखा कि आप दाहिर को यहाँ पे आके हरा दीजिए, हम आपकी यहाँ पे मदद करेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है कि इन लोगों का सपोर्ट उनको पहले से पता था कि मिलेगा, इसीलिए उन्होंने आसानी से एक प्लान बना लिया और अटैक करने की पॉलिसी बना ली। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक प्रिपरेशन करी, अपनी मिलिट्री को तैयार किया, कंसोलिडेट किया। और उसके बाद सबसे पहले तो इन्होंने 2 लोगों को भेजा, एक व्यक्ति का नाम था अब्दुल्ला और एक का नाम था बारदुल। इन दोनों को भेजा, लेकिन दाहिर ने इन दोनों को हरा दिया। उसके बाद हजाज ने अपने सन इन लॉ और अपने भतीजे 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में आर्मी को, एक बहुत ही वेल इक्विप्ड आर्मी को दाहिर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा 711 एडी में। 711 एडी में जब भेजा गया तो देबाल क्षेत्र को 711 के एरिया में ही इसने जीत लिया था। मकरान में इसने देबाल को जाके सीज कर लिया था। उसके बाद 712 एडी में आते आते जो सिंध प्रांत है इसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। और ये वो सिग्निफिकेंट मोमेंट था भारत के इतिहास में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक छोटे से हिस्से पे ही सही, जिसको सिंध कहा जाता है, लेकिन इस्लामिक रूल का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम का फाउंडर माना जाता है। कौन था ये व्यक्ति? सन इन लॉ और कजिन था। ये जो इराक का गवर्नर था हजाज बिन यूसुफ, इसका सन इन लॉ था। और उस समय उमायद कैलिफेट का ये एक इम्पोर्टेंट सिपह सलार था। और उस समय उमायद कैलिफेट को रूल कौन कर रहा था? खलीफ अल वाजिद फर्स्ट। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है इसका जन्म माना जाता है 31 दिसंबर 695 और इसकी मृत्यु हुई 18 जुलाई 715 को, यानी इस कैंपेन के 3 साल बाद ही। और मृत्यु साधारण तरीके से नहीं हुई, पनिश करके इसको मारा गया। हो सकता है कई लोगों को लगता हो कि इस व्यक्ति ने भारत की तरफ इस्लाम की नींव रखी तो इसको इनाम दिया जाना चाहिए था। दाहिर को इसने हराया है, इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इस्लामिक रूल को इस्टेब्लिश किया है, तो इसको तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको एक पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत मारा गया। 2 कहानियां हैं इसकी मृत्यु से लेकर। एक कहानी ये है कि आगे चल के जब सत्ता बदली गई और सुलेमान आगे चल के वाजिद फर्स्ट की जगह यहाँ पे बनते हैं अगले खलीफा, तो उनकी हजाज के साथ ज़्यादा बनती नहीं है। हजाज के जितने भी लोग हैं उन सभी को वो बंदी बना लेते हैं, जेलों में डाल देते हैं। और उस व्यक्तियों में से एक मोहम्मद बिन कासिम भी होता है। जेल में डालने के बाद एक लंबे समय तक टॉर्चर करने के बाद और इंसल्ट करने के बाद इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक कहानी तो ये है। और एक और कहानी है, छाछनामा में वो कहानी कही गई है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध का सक्सेसफुल कैंपेन किया, उसके बाद दाहिर की 2 बेटियां थी, उन दोनों बेटियों को एक गुलाम बनाया गया और गुलाम बना के जहाज़ के थ्रू वाजिद फैस्ट जो कि खलीफा थे उनके पास भेज दिया गया। अब उन दोनों बेटियों ने ये प्लान बनाया, उन प्रिंसेस ने ये प्लान बनाया कि मोहम्मद बिन कासिम की वो हत्या करवा के मानेंगी। उसके लिए उन्होंने वाजिद फैस्ट को जाके ये कंप्लेन कर दी कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ गलत काम किया है, उनके साथ बलात्कार किया है, और उसके बाद वो आपको हमें गिफ्ट की तरह पेश कर रहा है, तो हम तो आपके लिए लायक ही नहीं हैं और आपके सिपह सलार ने ही आपको धोखा दिया है। इस बात से वाजिद फैस जो है वो नाराज हो जाता है और नाराज होके वो ये आदेश निकालता है वो आदेश निकालता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सील के उसके सामने पेश किया जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम को जब बैल की खाल में लपेट के लाया जाता है तो उसका दम घुटने से रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जो इनका एक सक्सेसफुल वॉर मिलिट्री जर्नल था उसकी हत्या करी जाती है एक पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत। उसके बाद माना जाता है, छाछनामा में ये कहा जाता है कि बाद में वाजिद फैस को ये बात पता चल गई थी कि उन दोनों राजकुमारियों ने उनसे झूठ बोला है, तो उनको भी दीवारों में चुनवा दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है। अब मोहम्मद बिन कासिम की तो मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होने के बाद दाहिर तो हार गया था, लेकिन दाहिर का बेटा था जय सिंह ने आगे चल के कुछ क्षेत्र को बहनमाबाद जो क्षेत्र है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, बहमनबाद को। उसके बाद जब ये बात खलीफा को पता चली कि वहाँ पे कुछ रिबेल फोर्सेस ने कुछ क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया है,
तो अपनी एक और आर्मी की बटालियन को जयसिंह के खिलाफ भेजा और यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई में फिर से जयसिंह हार जाता है और अरब सेना इसमें जीत जाती है। उसके बाद माना जाता है कि जयसिंह ने भी इस्लाम धर्म को कबूल लिया था और जयसिंह को यहाँ पे गवर्नर बना दिया गया था। इस क्षेत्र में सिंध क्षेत्र को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। जुनैद जो है आगे चल के सिंध क्षेत्र का गवर्नर बनता है। ये जयसिंह के समय पे होता है गवर्नर, तो ये हराता है जयसिंह को और उसको जेल में डाल देता है। उसके बाद वो इस्लाम को कबूल कर लेता है। उसके बाद कुछ और इन्वेजन भी होते हैं। जुनैद के समय पे इसने सोचा कि सिंध को तो जीत ही लिया है, अब क्यों ना भारत के इंटरनल क्षेत्रों में जाके अटैक किया जाए, भारत के अंदर घुसा जाए। लेकिन ये करने में वो सफल नहीं होता। उस समय प्रतियार डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो प्रतियार डायनेस्टी के राजा नागभट्ट फर्स्ट ने और चालुक्य डायनेस्टी के सबसे ताकतवर राजा पुलकेशिन ने इनको हराया। उसके अलावा इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ और लड़ी। यशोवर्मन ने भी इनको हराया, जो गुजर चीफ थे। इन्होंने कई बार लड़ाइयों में इनको हराया, तो इसलिए जो अरब आक्रमणकारी थे वो भारत में आगे की तरफ नहीं बढ़ पाए। हालांकि सिंध प्रांत पे इनका आने वाली 1 सेंचुरी तक कंट्रोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आने वाले समय में जब उमायद खलीफेट अपने डिक्लाइन पे थी तो सिंध प्रांत भी इनके हाथ से चला गया। उसके बाद आने वाली अब्बासी खलीफेट है, उसने ट्राई किया सिंध को अपने कंट्रोल में फिर से लेने की, लेकिन वो ये करने में सफल नहीं हो पाई। अब बात है कि मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुल क्यों हो पाया और पहले के अरब लीडर क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए। एक तो बात यह है कि दाहिर इतना ताकतवर राजा नहीं था और दाहिर ने इतना अच्छे से रेजिस्टेंस नहीं दिखाया जिस तरह से उसको दिखाना चाहिए था। और मोहम्मद बिन कासिम की जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे और लीडरशिप क्वालिटी थी वो बेटर थी दाहिर के कंपैरिजन में, और इनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वो भी सुपीरियर थे। तीसरी जो चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद, जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया एक युद्ध में, जिसमें इन्होंने कहा कि जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ आपको जिहाद कर लेना है, आप अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, या तो मरेंगे या मार देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे अपनाया, जिसकी वजह से इनकी जो आर्मी है वो ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो गई और उन्होंने यहाँ पे युद्ध में सफलता हासिल करी। उसके बाद रीजनल ग्रुप्स जो हैं, जो मेड्स हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका भी सपोर्ट इनके पास था, जिसकी वजह से इनको सफलता हासिल हुई। और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे हिंदू रूलर्स से ज़्यादा खुश नहीं थी, दाहिर से ज़्यादा खुश नहीं थी, इसीलिए इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का साथ दिया, जिससे इनको आगे चल के फ़ायदा भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि बुद्धिस्ट रूलर्स को आगे चल के किसी तरीके की सत्ता में भागीदारी मिली हो, लेकिन फिर भी इन्होंने साथ तो दिया, ऐसा इतिहास में लिखा है, मेंशन है। अब इसकी आफ्टरमैथ और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस और आफ्टरमैथ ये है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर पहली बार एक मुस्लिम ध्वज जो है वो फहराया गया और सिंध प्रांत इनके कंट्रोल में आ गया। सिंध और मुल्तान का जो क्षेत्र है ऑक्यूपाइड इन्होंने कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने ज्यों ही ये आक्रमण सफल हुआ उसके बाद एक टैक्स लगाया, जजिया टैक्स, और जजिया टैक्स का भारतीय इतिहास में एक इम्पोर्टेंट रोल है। जजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। जो भी मुस्लिम नहीं है उसके को एक कर देना पड़ता था अपना धर्म फॉलो करने के लिए, तो ये जजिया टैक्स था। इसको भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 AD में। उसके बाद इस टैक्स को आने वाले समय में अकबर ने हटाया है, औरंगजेब ने इसको री इम्पोज किया है। तो जजिया टैक्स का भी भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। इसको मैं कभी सेपरेटली भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से टैक्स लिया जाता था। उसके बाद 150 साल तक जो अरब कॉन्क्वेस्ट चलते रहे उसमें इनको ज़्यादा सफलता तो हासिल नहीं हुई। सिंध और मुल्तान क्षेत्र के अलावा यही इनका डोमिनेंस क्षेत्र रहा। सिग्निफिकेंस ये है, बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकल स्फीयर में इनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं। सिंध प्रांत इनके कंट्रोल में ज़रूर चला गया, लेकिन बाकी भारत के ऊपर इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। प्रभाव जो पड़ा वो पड़ा कल्चरल इफेक्ट। कल्चरल इफेक्ट ये पड़ा कि उस समय कई इस्लामिक स्कॉलर, अरब स्कॉलर जो हैं वो भारत में आए, और भारत में उससे पहले आप जानते हैं कि कई बड़े स्कॉलर हो चुके थे, कई बड़े ज्योतिषविद हो चुके थे, कई बड़े मैथमेटिशियन हो चुके थे, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जैसे लोग, वराहमिहिर जैसे लोग हो चुके थे। तो इनकी जो स्कूल ऑफ थॉट है, इनकी जो फिलोसॉफी है, इनका जो नॉलेज है, साइंस है, मेडिसिन और मैथमेटिक्स का जो क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, उसको अरब स्कॉलर अपने साथ लेके गए और उन्होंने अपने क्षेत्र में जाके इस नॉलेज को प्रचार प्रसार किया, जिससे उनका डेवलपमेंट तो हुआ ही, लेकिन कई बार इसका भारत को नुकसान भी हुआ कि जो चीज़ें वो यहीं से लेके गए थे उनका क्रेडिट आज के समय इनको दे दिया जाता है। स्पेशली अलजेब्रा वाले क्षेत्रों में इनको दे दिया जाता है कि इन्होंने ही इस पे ऊपर ज़्यादा काम किया, हालांकि ज़्यादातर जो नॉलेज है शुरुआती समय में ये भारत से कलेक्ट करके लेके गए थे। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे किसी नॉलेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे भी हुआ है, लेकिन यहाँ से भी ये बहुत कुछ लेके गए हैं। उसके बाद दो अलग अलग सभ्यताएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं। एक इंडियन सिविलाइजेशन जो कि अलग तरीके से काम कर रहा था, दूसरी तरफ अरब सिविलाइजेशन जो था वो अलग तरह से काम कर रहा था, तो उसका भी एक काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, एक को एग्जिस्टेंस बनी।
और दोनों के साथ कई सारे आगे चल के रिलेशंस भी बने, मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी बने इंडियंस के साथ इनके। सिंध लैंग्वेज जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो जो आज के समय भी बोली जाती है सिंध लैंग्वेज, वो भी एक समावेश था इसका। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सिग्निफिकेंस हैं। एक और बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि जब अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण करके सफलता हासिल करी, तो इससे कई और जो इस्लामिक इन्वेडर थे उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने सोचा कि भारत को फतेह किया जा सकता है। और भारत के राजाओं की जो कमजोरी है वो उनको पता चल गई थी। ये चीज़ें चलने की वजह से कई भारतीय राजा भी इस चीज़ से अवेयर हो गए और कई इस्लामिक आक्रमणकारी भी एक्टिव हो गए। हालांकि इस्लामिक आक्रमणकारियों ने उस समय जो भी आक्रमण किए उनको चेकमेट कर दिया गया। ललितानंद, राजा भोज और कई और राजाओं ने इनको हराया, क्योंकि ये पहले अवेयर हो गए थे कि अब इधर से हम पे आक्रमण हो सकते हैं। और आने वाले समय में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन ज़्यादा सफलता हासिल हुई नहीं। राजा भोज का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया था, इन्होंने कई आक्रमण किए हैं और अपने बड़े बड़े मिलिट्री पोस्ट बनाए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का जो आज का क्षेत्र है, यहाँ पे कई, जो आज के समय रावलपिंडी है वो भी बप्पा रावल के समय पे हुआ था। तो कई जो चीज़ें हैं आगे आने वाले राजाओं ने इनको एक तरीके से मैनेज किया कि वो भारत की सरजमी को बचा के रखें इन आक्रमणकारियों से। लेकिन आने वाले समय में इन राजाओं की ताकत भी धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। इनके जो बाद के वंशज थे वो उन्होंने इतना अच्छे से इसको मैनेज नहीं किया, और ये जो चीज़ें, इनकी जो कॉन्शसनेस थी, जो इनको पता था कि आक्रमण हम पे हो सकते हैं, उससे अब ये थोड़ा दूर हट गए। और इसका नतीजा ये निकला कि आने वाले समय में महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए और ये राजा इतना उसका रेजिस्टेंस दिखा नहीं पाए। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर 1191 और 1192 में 2 अटैक और किए, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गया और उसके बाद भारत में इस्लामिक रूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं और ये इसका सिग्निफिकेंस है। कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद गौरी इसलिए जीता क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम पहले सफल हो चुका था, ऐसा नहीं है। वो तुर्किश रीजन से आया था, ये अरब रीजन से आया था, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास में जो पीछे कुछ हुआ है उसको रिपीट किया जा सकता है, ऐसा एक इन्वेडर को पता होता है और वो जानता है कि भारतीय राजाओं को कैसे हराना है। वो यूनाइटेड नहीं है, वो उनके लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत में इस्लामिक रूल का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ। और भारत में सही मायने में देखें तो 1192 में तराइन की लड़ाई के बाद इस्लामिक रूल का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था और 1206 में जो है ऑफिशियली दिल्ली सल्तनत पीरियड शुरू हो जाता है, जहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू होते होते उसके बाद आने वाले 500-600 साल तक कंटिन्यूसली भारत में इस्लामिक रूल का डोमिनेंस रहा है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन आ गई है, इसको भी आप डाउनलोड करके यहाँ पे फ्री और पेड कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री PDF भी मिल जाएंगी। तो इस वीडियो की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के फ्री